गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान ज्ञान में। विज्ञान की कक्षा 9 की इस कक्षा में आज हम मिश्रण के पृथक्करण के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने यौगिक और मिश्रण में विभेद किया था और आज की इस कक्षा में मिश्रणों को किस प्रकार अलग करते हैं, उनके अलग अलग गुणों के आधार पर इन पर चर्चा करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं हमारी आज की क्लास। अगर आपने इसके पहले की क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर आपको ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इसको ज़रूर देखिएगा। बच्चों, अगर आपको कोई बात कहनी हो या कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं, हमारी क्लास को शुरू करते हैं और मिश्रण को किस प्रकार अलग अलग करेंगे यह बात निर्भर करती है कि कौन से प्रकार का मिश्रण आपको दिया गया है। मतलब मिश्रणों को पृथक करने के कई विधियां होती हैं, लेकिन उनमें से जो विधि हम प्रयोग करेंगे वो इस बात पर निर्भर करेगी कि मिश्रण में उपस्थित घटक कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं जरा। सबसे पहले बात कर रहे हैं पृथककारी कीप का प्रयोग करते हुए मिश्रण के घटकों को अलग अलग करना। पृथककारी कीप एक इस प्रकार का यंत्र होता है जो कि देखने में कीप नुमा लगता है। हमारी स्क्रीन पर दाहिनी ओर आपको यह बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा और इससे उस मिश्रण को अलग किया जाता है जिसमें अघुलनशील द्रव जिनके घनत्व तो अलग अलग हों रखे गए हों। देखिए, अगर दो अलग अलग द्रव हैं तो ये बात पक्की है कि उनका घनत्व तो अलग ही होगा। अब यहाँ पर ये बहुत ध्यान देना है कि वो अघुलनशील होने चाहिए, आपस में मिलने नहीं चाहिए। जैसे आपस में कौन नहीं मिलता है? तेल और पानी नहीं मिलता है। तो आप तेल और पानी को इस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। क्या होगा कि एक भारी द्रव होगा, एक हल्का द्रव होगा। जो भारी होगा वो नीचे चला जाएगा, उसका घनत्व तो ज़्यादा होगा। जो हल्का होगा वो ऊपर रह जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखें चित्र में, जल नीचे चला गया है और मिट्टी का तेल ऊपर रह गया है। जब आप ये स्टॉप कार खोल देंगे तो सबसे यहाँ पर नीचे एक बीकर लगा लेंगे और इस बीकर में क्या होगा, धीरे धीरे करके, धीरे से बूंद बूंद करके इसमें सबसे पहले नीचे कौन है? जल। तो सबसे पहले जल आ जाएगा। जल क्या है? उच्च घनत्व का है। जल कैसा है? उच्च घनत्व का है, इसलिए जल पहले गिरेगा। और मिट्टी का तेल कैसा है? निम्न घनत्व का है। जब ये इन दोनों को विभाजित करने वाली रेखा जैसे ही इस नली के मुहाने तक पहुंचेगी, वैसे ही हम क्या करेंगे, कार को बंद करके बीकर बदल देंगे। तो दूसरा बीकर लगा करके आप दूसरे द्रव को पा सकते हैं। आइए अगली विधि की ओर चलते हैं, ऊर्ध्वपातन। बच्चों, एक वीडियो हमारा अलग से बना हुआ है ऊर्ध्वपातन के ऊपर। इस घटना को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और क्या होता है कि ऊर्ध्वपातन वह घटना होती है जिसमें कि कोई भी ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव में बदले, गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। बिना द्रव में बदले सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और जब इन वाष्प को इकट्ठा करके ठंडा किया जाता है तो ये फिर से सीधे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब इनको ठंडा किया जाएगा तो ठंडा करने पर भी ये सीधे वाष्प जो है वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। जब ये वाष्प ठोस में परिवर्तित हो जाएगा तो इसको हम लोग सब्लिमेट कहते हैं और यह बीकर में किनारे की तरफ, फनल में किनारे की तरफ इकट्ठा हो जाता है। ये उपकरण है जिसमें एक चाइना डिश के ऊपर हम लोगों ने एक कीप को उल्टा करके रखा है और ऊपर का सिरा कीप का रुई से बंद कर दिया गया है। जब हम इसको गर्म करना शुरू करते हैं, जबकि जो चाइना डिश है उसमें हम लोगों ने ठोस अमोनियम क्लोराइड रख लिया है, तो ये तो प्योर लग दिया। लेकिन मान लीजिए कि आपको अलग अलग करना है, तो फिर अमोनियम क्लोराइड और मान लीजिए कि हमने खाने वाले नमक को आपस में मिला लिया है। इस मिश्रण को अलग अलग कैसे करेंगे? तो आपको पता है अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करता है, इसलिए यहाँ पर ऊर्ध्वपातन की विधि का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो सब्लिमेट है, जो सब्लिमेशन शो करता है, ऊर्ध्वपातन शो करता है,
उसकी फ्यूम्स निकलना शुरू होंगी, उसकी वाष्प आना शुरू होंगी, जो इस कांच की कीप में होते हुए ऊपर तक जाकर ठंडी हो जाएंगी। क्योंकि रुई लगी है इसलिए बाहर निकल नहीं सकती, और इस कारण ये ठंडी होकर के किनारे किनारे यहीं पर क्या होंगी, जमा हो जाएंगी, और इनको हम अलग कर लेंगे। जबकि नीचे की तरफ तली में नमक बचा रहेगा, क्योंकि नमक में ऊर्ध्वपातन की घटना नहीं होती है। आइए चलते हैं हम लोग अगली विधि की ओर, और यह विधि है आसवन की विधि। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, और यहाँ पर दो द्रव हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोगों ने जो लिया था प्रकार पृथककारी कीप का, वहाँ पर अघुलनशील द्रव थे, और यहाँ पर घुलनशील द्रव है। तो ध्यान रहे उनका क्या होना चाहिए, समांगी मिश्रण बनना चाहिए, और उनके क्वथनांकों के बीच में पर्याप्त अंतर होना चाहिए। एक तीसरी बात है कि क्वथनांक पर विघटित नहीं होने चाहिए। तो तीन बातें याद रखिएगा। घुलनशील द्रव होंगे तो उनके क्वथनांक अलग अलग होंगे। वैसे भी अगर कोई भी दो द्रव ऐसे नहीं होते जिनके क्वथनांक समान हो, तो अगर दो अलग अलग घटक हैं तो दोनों के क्वथनांक अलग अलग ही होंगे। लेकिन ये बात यहाँ पर सबसे जरूरी है कि इनके क्वथनांक जो हैं वो अपने क्वथनांकों पर उन्हें विघटित नहीं होना चाहिए। इसको अलग करने के लिए हम लोग आशवन की विधि करते हैं। यहाँ पर एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेकर उसमें मिश्रण रखा जाता है। इसको आसवन फ्लास्क या गोल पेंदी का फ्लास्क भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जब हम इसमें, जैसे द्रव और एसीटोन का विलयन इस उदाहरण में रखा गया है, इसको जब हमने गर्म करना शुरू किया तो यहाँ पर भी इसकी क्या आएंगी, वाष्प आएगी। ये संघनित्र बोला जाता है। यहाँ से ले करके ये है, देखिए, जल संघनक। तो जो वाष्प हैं वो इस रास्ते से हो करके निकलना शुरू करेंगी, और हीट एक्सचेंज होने की वजह से ये कंडेंसर जो है वाष्प को ठंडा कर देगा, और ठंडा करने के बाद यहाँ पर द्रव प्राप्त हो जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ चित्र में लिख दिया गया कि एसीटोन, तो ऐसा नहीं होता कि एक ही बार के आसवन में हमें शुद्ध पदार्थ प्राप्त हो जाए। यहाँ पर जो प्राप्त होगा द्रव वो हमेशा कम क्वथनांक वाला होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। कैसा होगा, कम क्वथनांक का द्रव होगा, जिसको कि हम लोग यहाँ पर प्राप्त करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा जरूरी बात है कि यहाँ पर शुद्ध द्रव पहली बार में प्राप्त नहीं होगा। इस विधि को ग्राही, इसको ग्राही बोलते हैं। इस विधि में ग्राही फ्लास्क में जो द्रव प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता। शुद्ध को प्राप्त करने के लिए हमको ग्राही में प्राप्त द्रव का बार बार आसवन करना पड़ता है। तो ये ऐसा मेथड नहीं है जिसमें एक ही बार में बिल्कुल शुद्ध आपको द्रव प्राप्त हो जाए। अब आइए बात करते हैं प्रभाजी आसवन की। प्रभाजी आसवन का प्रयोग करते हैं हम लोग पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चे तेल से पेट्रोलियम पदार्थ को अलग अलग करने में प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। प्रभाजी आसवन और आसवन में कोई बहुत अंतर नहीं है, ये आसवन जैसी ही प्रक्रिया है। बस इसमें क्या होता है कि प्रभाजक स्तंभ अलग से लगाया जाता है। प्रभाजक स्तंभ में अंदर कांच की डिजाइनें बनी होती हैं, जो कि वाष्प को फैलने की जगह देती हैं, और इस प्रसार की वजह से जो अस्थायी वाष्प होती है वो ठंडी होकर वहीं आसवन फ्लास्क में ही गिर जाती है। जबकि जो स्थायी वाष्प होती है वह आगे संघनित में जा करके इकट्ठा होती है, ठंडी होती है, और ग्राही में एकत्रित हो जाती है। अब बच्चों ये समझना जरूरी है कि स्थायी वाष्प कौन है और अस्थायी वाष्प कौन है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रभाजी आसवन उन्हीं दो द्रवों के मिश्रण का होगा जो आपस में घुलनशील हो, और उनके बीच क्वथनांकों का अंतर कम से कम कितना डिग्री होना चाहिए, 10 डिग्री या उससे अधिक होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा का अंतर हुआ तो हम प्रभाजी आसवन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाने की वजह से जो अस्थायी वाष्प है, तो मैं कह रहा था अस्थायी वाष्प क्या चीज़ होती है। देखो, दो तरीके के द्रव होंगे, दो के क्वथनांक हैं आपके पास, एक का क्वथनांक कम है और एक का क्वथनांक अधिक है। तो होगा क्या, एक कम ताप पर कम क्वथनांक वाली वाष्प जो है वो अधिकता में, प्रचुरता में और स्थायित्व में प्राप्त होगी, जबकि अधिक क्वथनांक वाले की जो वाष्प है वो अल्प मात्रा में और अस्थायी प्राप्त होगी। तो जरा भी इसको अगर प्रसार का मौका मिलेगा तो अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होने के कारण जिनका क्वथनांक अधिक था वो अस्थायी वाष्प बहुत जल्दी संघनित होकर वापस आसवन फ्लास्क में गिर जाती हैं। प्रभाजक स्तंभ में छोटी छोटी नलियां होती हैं, और यह नलियां ही
वाष्प को प्रसारित करती हैं, जिसके कारण वे ठंडी हो जाती हैं और वहीं आसवन फ्लास्क में गिर जाती है। उदाहरण के लिए बताया कि जैसे कच्चे तेल से पेट्रोलियम उत्पाद को इस विधि द्वारा ही अलग अलग किया जाता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने ये 3 विधियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पढ़ी, जिसमें पहली हमारी थी पृथक्करण कीप, दूसरा ऊर्ध्वपातन और तीसरा हम आसवन को एक साथ ही मानते हैं, प्रभाजी आसवन और आसवन। तो ये 3 विधियाँ हम लोगों ने पढ़ी। इसके 2 मेथड और भी हैं जो